नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी इस चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाऊ, मोदी जी के बारे में लोग क्या कहते हैं वो तो अलग है, लेकिन खुद मैं मोदी जी का जुमला ही आपके सामने रखता हूँ, आपदा में अवसर। और इसको वो सकारात्मक रूप से कहते हैं कि हर आपदा में हमें सकारात्मक ढंग से सोचते हुए एक अवसर पैदा करना चाहिए। काकरोच के इस पूरे 20-21 तारीख के ड्रामे के बाद मेरी ये पहला मौका है जब मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, इसलिए इस पर जरूर आपका ध्यान चाहूंगा। ये इंस्टा पे पैदा हुए, करोड़ों का फॉलोअर्स लिया और लगा इन्हें कि जमीन पर ये क्रांति कर देंगे, और उनका चूंकि पूरा इकोसिस्टम वो खुल के आ रहा है, उसमें उन्हें एश्योर्ड था कि पूरा इकोसिस्टम का उनको साथ मिलेगा, पार्टियों का साथ मिलेगा, बड़ा सबसेट स्क्रिप्ट चल रही थी। नरेंद्र मोदी ने अचानक इंस्टा पर वो लाइव आए, और लाइव आने के बाद उन्होंने पहला फिल्टर लगा दिया, जो हमारे लायक बच्चे हैं जेनजी, और दूसरे वो नालायक जिनमें आपराधिक रिकॉर्ड के भी लोग शामिल हैं, 1000 के लगभग अब दिल्ली पुलिस की वो जांच कह रही है। मोदी जी ने वहीं पर उनके ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच के अब सीधा संवाद कायम कर लिया है, और माफी यानी क्षमा दान करने का भी वीडियो वो लेके आ चुके हैं। मोदी जी की एक आदत है, जब एक बात को वो पकड़ते हैं तो फिर उसको एक सिरे तक पहुंचाते हैं। भाव, ये तो खेल ही खराब कर दिया। तुम्हारे ही प्लेटफॉर्म पर जाके अब वो जैन जी को भी संभाल रहे हैं। मन की बात से उन्होंने भारत के व्यक्तियों के साथ अंतिम समाज के पहरे पर बैठे हुए उनसे संवाद स्थापित किया। मोदी ने तो इसको आपदा में अवसर बना लिया और सकारात्मक रूप से बना लिया। जी भाव, और कांग्रेस के चरित्र पर बात करेंगे, जहां वो राम को आज भी पैरों के नीचे रखने पर मजबूर है। भाव प्लीज। एक बात है कि देखो, पॉलिटिक्स में 13 साल पहले सोशल मीडिया को लाने वाले ही मोदी थे। कौन कौन था, मुझे बोलिए कौन था। यहां तक कि मुझे याद है कि जब मोदी जी ने इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो मजाक उड़ाया गया था कि ये बराक ओबामा की कॉपी कर रहे हैं। याद है आपको? बिल्कुल बाबू, बिल्कुल। दुनिया में सबसे पहले सोशल मीडिया का पॉलिटिकल इस्तेमाल बराक ओबामा ने किया माना जाता था, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि एक्चुअली बराक ओबामा की यस वी कैन ये स्लोगन भी मोदी ने उनसे पहले गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल की थी सोशल मीडिया पर। तो एक बात है, कुछ बातें हम भी मोदी समर्थक खुद को मानते हैं, हम ही भूल जाते हैं। आप इसको मोदी रिटर्न्स बोल सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को सोशल मीडिया तक लाया किसने? मोदी ने लाया। पॉलिटिकली अवेयरनेस जो था यूथ में, वो नहीं था ना मोदी के पहले। जब मोदी 2014 के चुनाव में उतरे तब उन्होंने जिस ढंग से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां उस तरफ घूम गई। जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम कर रहे थे, पत्रकार, संपादक, ये सारे के सारे मोदी चुनाव में उतरने के बाद सोशल मीडिया पर आए कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये दिखाने वाला इंसान का नाम मोदी था। अब उस समय जो बच्चे पलने में खेल रहे थे, अपने ही पैरों का अंगूठा चूस रहे थे, वो जेनजी कहलाते हैं आज, समझे? तो उनका संगोपन करने वाला ये दादा नाना वगैरह है, तो वो समझता है कि कहाँ की ताकत कहाँ है और किसका इस्तेमाल करे। हाँ, एक बात है कि सही समय आने तक मोदी कोई हथियार बाहर निकालते नहीं। म्यान से तलवार निकालो और नाचो, ये फिल्मों की बात मोदी नहीं करते। जब जरूरत होती है तब म्यान से तलवार निकलती है। तो ये जिनको पता नहीं हो अपने तरीके से, हाँ मोदी जी फिर उस प्लेटफॉर्म पर आए, बोलते अरे मोदी पहले से। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब अपना वोट देकर मोदी जी गुजरात गांधीनगर से बाहर निकले थे और उन्होंने
अपना सेल्फी लिया था, सेल्फी लिया। और सेल्फी लेते हुए उनके छाती पर शायद वो कमल का चुनाव चिन्ह था, उस पर एफआईआर करने के लिए बाध्य किया गया था। तब मोदी ने बोला था मेरी जिंदगी में पहला एफआईआर हुआ है। तो सेल्फी ये युवकों को, लोगों को दिखाने वाला ही मोदी है, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो ये कोई बड़ी बात है ऐसा मैं नहीं मानता। हम भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। मैं नहीं भूलता, ये बातें मुझे पक्की ध्यान रहती है कि ये है कि नाना अपने पोते को या नातिन को समझा रहे भाई मैं दादा हूं या नाना हूं, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। एक बात है, सबको कुछ में एक डिस्कशन देख रहा था, बोल रहे थे देखो जिनके पास मन की बात नहीं पहुंचती, अरे रेडियो का पुनरुज्जीवन उन्होंने किया, भूल गए आप? बिल्कुल। रेडियो चलने लगा। आज ऑल इंडिया रेडियो अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका कारण मन की बात है। तो ये इंसान जिनको पता ही नहीं ये क्या चीज है, वो उसका हमेशा जो कहानी है ना, एक हाथी और चार अंधे, ये सारे हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पंडित बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधे हुए अंधे बने बैठे हैं और बोलते हैं कभी अरे मुझे लगता है ये अमित शाह है, अरे मुझे लगता है ये नड्डा है, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ये मोदी है। तो इनको जिसको हाथ लगा रहे हैं वो कौन है ये पता नहीं, और उस पर आर्टिकल लिखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, समझो क्या चीज है। हाँ एक बात है कि जो चीज उठाएंगे मोदी वो सही समय आने तक इंतजार करते, जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते। तो इनको खेलने दिया। मैंने आज एक वीडियो डाला कि बहुत सारे बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, बीजेपी मोदी के समर्थक बोल रहे हैं अरे इस्तीफा ही देना था प्रधान का तो 3 हफ्ते क्यों लगाए? अरे सही टाइम लाना पड़ता है ना भाई, सही टाइम लाना पड़ता है। पूरी की पूरी अपोजिशन की ताकत प्रधान के इस्तीफे की तरफ मोड़ दी पहले, वरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता और अरे इतना जल्दी हो गया तो चलो जाते जाते समय है, चलते चलते अमित शाह का भी मांग लेते, शिवराज सिंह चौहान का भी मांग लेते। तो बार्गेन होता है ना, बार्गेन 1 मिनट में हुआ तो बार्गेन पूरा नहीं होता ना। आपने बड़ी ऊंची कीमत लगाई कि बस या तो आंदोलन रहे या तो मोदी सरकार रहे, तो ठीक है भाई, कम से कम दाम पर सौदा खत्म कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही तय था। बोला रे इसकी कीमत मिल रही तो क्यों जल्दी भेज दूं। हम बोलते हैं ना घर के पुराना सामान हो, भंगार हो, वो बेचते वक्त भी बोले नहीं 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 इतना कम नहीं बेटे, पड़ा रहने दो। घर के रद्दी होती है, फालतू चीजें होती है, भंगार वाला कबाड़ वाला आता है, बोलता है अरे बाजार में कोई कीमत नहीं देगा तो ठीक है भैया हमारे घर में ही पड़ा रहे। तो बोलता है नहीं नहीं ठीक है 200 रुपया ले लो, नहीं नहीं 200 रुपया नहीं भाई, तू अच्छे रहने दो हमारे। तो करते करते हम भंगार की चीज भी 1200-1400 तक ले जाते हैं, उसको बार्गेन बोलते। तो प्रधान का इस्तीफा ये बार्गेन था, किसको पता था? ये पूरी जीत यानी कबाड़ वाला जीत घोषित करते दौड़ रहा है इधर उधर कि देखो हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। तो ये अगर पहले ही दिन या पहले हफ्ते में हो जाता तो आज भी जंतर मंतर ठंडा नहीं दिखाई देता। तो ये तरीका है मोदी का। और मैं बार बार एक चीज समझाता हूं मेरे वीडियो में, अरे एक बात समझो भाई, ये इंसान ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले लास्ट गुजरात का चुनाव लड़ा था 2012 का, आपको याद है? उस वक्त जिनको गुरु मानते हैं मोदी, वो केशुभाई पटेल इनके खिलाफ इतने गए थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी, गुजरात क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी और पूरे सब सीटें लड़ी थी। अकेले केशुभाई छोड़कर सब पार्टी के उम्मीदवार हार गए और नतीजे पूरे होने के बाद सबसे पहले पैर छूने केशुभाई के पास मोदी गए थे।
जो येड़ा बनाता है और पेड़ा खिलाता है। तो ये तो कम से कम समझो ना यार, कभी भी ये समझो कि तुम डील किसके साथ कर रहे हो, कर रहे। सामने कौन खड़ा है वो देखो। तो इसलिए जो कुछ बच्चे जो तो बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इनको क्या, लेकिन उनको लगता है कि बहुत बड़ा। और एक बात होती है कि हमारे घर में छोटा बच्चा होता है 2.5-3 साल का होता है तो आंगनवाड़ी में बालवाड़ी में भेज देते हैं। वो घर में आने के बाद हमको सिखाना शुरू कर देता है। तो जेनजी जेनजी की बात क्या कर रहे हो यार, जेनजी की बात क्या कर रहे हो? बिल्कुल। तो ऐसा पॉलिटिक्स, हाँ, राहुल गांधी को वो बड़ी चीज लगती है क्योंकि राहुल गांधी अभी आंगनवाड़ी से निकले नहीं है ना। तो राहुल गांधी की इतने जाकर और वो जंतर मंतर में बैठे, मैं प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लेट जाऊंगा, मुझे पाइप चाहिए। राहुल गांधी ने कौन सी बड़ी चीज मांगी थी जो बेचारे वो 3 हफ्ते से मांग रहे हैं जंतर मंतर पर, ये प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे पर लेट कर मांग रहे हैं कि पहले इस्तीफा दे दो फिर बात करो ये वो। लेकिन इसमें कितनी बड़ी कीमत मोदी जी ने वसूल की ये समझो, कितनी बड़ी कीमत है। धर्मेंद्र प्रधान का जो क्या बोलते हैं इस्तीफा, ये इतनी बड़ी कीमत नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। उससे बड़ी कीमत मोदी सरकार ने, मोदी जी ने वसूल की है। वो कीमत है राहुल गांधी की अरेस्ट। खाकी वर्दी वाले कुछ हवलदार पुलिसों ने इसको उठाकर घसीट कर लेके गए बस में। जरा बारीकी से वो वीडियो देखो, 12-14 लोग उठा रहे थे। और मुझे याद है मैंने सॉरी ओमकार के साथ वीडियो किया था, तब मैंने बोला था मुझे जॉर्ज फर्नांडिस याद आ गया। 74 में इसी ढंग से जॉर्ज को उठाया था, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोज है। ये इंदिरा का पोता है या जॉर्ज फर्नांडिस का पोता है? लेकिन बात वो नहीं थी। ऑर्डिनरी सिपाहियों ने जो आज तक उनको हाथ नहीं लगाते थे, पुलिस ने इनको इस ढंग से अरेस्ट किया हुआ देखा है, कॉलर पकड़कर। और जब घसीट कर लेके जाने लगे तो उठकर अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगे तो उनको दाहिने पैर में जूता तक पहनने नहीं दिया पुलिस ने। वो कीमत इस्तीफे से ज्यादा है, समझे? अब कोई भी राज्य में कोई भी ऑर्डिनरी सब इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी उसको उठाकर जीप में डालेगा, समझे? बंदी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खा गई, वो मुट्ठी खुल गई है। अब कोई भी पुलिस, कोई भी सब इंस्पेक्टर राहुल गांधी को उठाकर, प्रियंका वाड्रा को उठाकर जीप में डाल सकता है। अब इसमें कोई नवीनता नहीं रही। ज्यादा बात करोगे, उठाओ रे उसको, डाल लो उसको, अंदर ले लो, समझे? आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकता उठाकर। और ये गधा लोगों को बोल रहा है कि वो उठाया तो मुझे, लेकिन कान में बोल रहा था ये सरकार बदल डालो, ये सरकार हटाओ। पैर में जूते नहीं डालने दे रहा है वो हवलदार। एक पैर में, दाएं पैर में बूट है और दाया पैर जो है बाएं में बूट है, और दाएं में आप देखो तो जूता तक नहीं। वैसे बस तक घसीट कर लेके गए। और इसके बाद ये बार बार हो सकता है, ये समझ। राजनीति आज के लिए नहीं होती, निरंतरता के लिए होती है। तो कॉकरोच आंदोलन में इस्तीफा धर्मेंद्र का दिखाया जा रहा है, लेकिन इनकी तो पूरी इज्जत मार्केट में नीलाम कर दी गई। ये किसको पता है? यही तो बोल रहा हूं ना, इनको पता नहीं है, हाथ लगा रहे हैं। बोलते अमित शाह लगता है, बोलते मोदी लगता है, कोई नड्डा लगता है। अंधे और 4 अंधे और हाथी की कहानी है। तो ये सबसे बड़ी कीमत है, सबसे बड़ी कीमत। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती मैं वो मानता हूं कि उन्होंने बाध्य कर दिया कि घसीट कर लेके गए। इतना बेइज्जत होकर वांगचुक को भी नहीं उठाया। और
इतनी कीमत देने के लिए भी लाचार कर दिया राहुल गांधी को जंतर मंतर में कि ये बिल्कुल मुझे नहीं पूछ रहे, उधर हाँ नड्डा जा रहा है, उधर जितेंद्र सिंह जा रहा है। कितना डेस्परेट कर दिया राहुल गांधी को कि वो खड़गे के घर में बर्थडे के लिए चलते निकले, यहां आकर लेट गए। लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता अमित शाह के लिए खोल दिया है और चर्चा कर रहे 2 हफ्ते अमित शाह लोकसभा में दिखाई नहीं दिए। और जो देखना है वो नहीं देख रहे हो। बिल्कुल। और अमित शाह किस तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, पुणे में वो दिखाई दिए। बहरहाल ये तो एक कुटीनी चर्चा है जो चलती रहती है। भाव आप एक चीज बार बार कहते हैं और वो सत्य प्रतीत होती है। अभी आपने सीजेपी में कहा कि सारे सीजेपी में उलझे रहे, मोदी अपने काम में लगे रहे, और अब वो सीधे संवाद कर रहे हैं। बंगाल के चुनाव के दौरान भी आपने सटीक तौर पर लगातार ये कहा कि तुम देखो तो ममता कर क्या रही है। ममता इलेक्शन कमीशन से लड़ रही है, ममता SIR पर लड़ रही है, ममता अदालतों में लड़ रही है, ममता चुनाव लड़ कहाँ रही है। और जब आपने पहली बार ये बोलना शुरू किया कि ममता बुरी तरह हार रही है, ये चीज विपक्ष को नहीं समझ में आती। और दूसरी चीज, राहुल गांधी को सड़क पर उतार के पुलिस से घसीटवा लिया, ये वाकई बहुत बड़ी बात आपने कही है। और वो तो कहते थे कि भूकंप आ जाएगा, 2 मिनट में करूंगा बोलूंगा भूकंप आ जाएगा, सड़क पर भिज गए, बिना चप्पल के घिस गए, कहीं कोई हवा नहीं चली। तो ये, और एक चीज भाव मैं चाहता हूं कि मेरे भ्रम को दूर करिए। मैं पॉलिटिकली अनकरेक्ट जाकर ये बात करता रहा कि ये पूरा तमाशा जो सीजेपी का किया गया है और उसके आगे पीछे सनातन का अपमान, और तमाम संसद के अंदर राहुल और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को राजनीतिक फायदा हुआ। क्या मैं गलत था या गलत हूं भाव? नहीं नहीं, एक बात उसमें ऐसी है कि मोदी जी को मालूम था अगर बंगाल की आम जनता रास्ते पर उतरकर तृणमूल का बंदोबस्त कर रही है, वही जनता दिल्ली में इनका बंदोबस्त कर सकती थी। अगर आज घर घर लौटे गाली गलौज करने वाले बच्चों को उनके ही अभिभावक थप्पड़ मार रहे हैं, उनकी कॉलोनी के लोग उनकी फैमिली को निकाल बाहर कर रहे हैं, जिस बच्चों ने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया उनकी फैमिली को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, मेट्रो में लोग पीट रहे हैं, तो लोग ये बंदोबस्त करेंगे, मोदी जी जानते थे। तो लोगों को एक्टिवेट करने के लिए इतना लंबा आंदोलन खींचा जाना जरूरी था। एक बात हमेशा समझ में रखो, ध्यान में रखो, हिंदू कभी भी एक्ट नहीं करता, रिएक्ट होता है। yes. और रिएक्ट होने के लिए उसको उकसाने की जरूरत होती है। अब रास्ते पर उतर कर मोदी शाह तो किसी को उकसाएंगे नहीं, उकसाने के लिए सामने वाली पार्टी एक्टिव होनी पड़ती है। जो कुछ जंतर मंतर के बाद हुआ, इसके बाद जो जो सुरक्षा कर्मी पर रास्ते पर रहेंगे वो इनके सर फोड़ेंगे। आज उन्होंने खुद को घायल कर लिया गुंडों से, लेकिन वो घायल करते हुए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी सिंपैथी अर्जित की है वो बाजार में खरीद कर नहीं मिलती। लोग गुस्से में है कि यार तुम आर्मी का, CISF का, BSF का मजाक उड़ा रहे हो। वो जो कर रहे थे ना बच्चे उधर, वो कर रहे थे कॉकरोच पार्टी वाले या बाकी कोई ऐसा SFI वगैरह कर रहे थे, लेकिन जो कर रहे थे वो बात बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिए जरूरी थी, जिससे आम जनता उकसाई जाती है। मुझे एक बात बताई, इतनी चर्चा जोर शोर से चल रही है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि भाई दुनिया भर के लोग वहां टपके आकर, तो ममता क्यों नहीं आई? yes. वो ममता बोल रही थी 4 मई के बाद अब दिल्ली में जाकर मोदी को उखाड़ दूंगी, इसके लिए INDI की स्पेशल मीटिंग भी हो गई। तो ममता जंतर मंतर पर क्यों नहीं गई? क्योंकि ममता जंतर मंतर पर पहुंचती तो उसके साथ जो तृणमूल के छेले चपाटे आ जाते, उनको पीटने दिल्ली में बैठे बंगाली जाते। और बंगाली अगर जंतर मंतर पर जाकर
तृणमूल वालों को ममता के साथ के मारने निकलते तो बाकी दिल्ली की जनता रास्ते पर उतर जाती। इसलिए ममता दीदी को रोका गया, तुम जंतर मंतर मत जाओ। मतलब समझे? बात सीधी थी। फिर बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और बिगर हिंदू हो जाता। इसलिए ममता नहीं आई। तो एक बात सीधी है कि इन्होंने उकसाया है, इसकी कीमत आम जनता नहीं चुकाती ना। ये बच्चों के माँ बाप नहीं इसकी कीमत जो घर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में होता है, अपोजिशन पार्टियों की इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यस। आने वाले यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज ये बटोर रहे हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइन बटोर रहे, मैं मानता हूं, लेकिन मीडिया की हेडलाइन के आंकड़े से चुनाव जीते नहीं जाते, चुनाव वोटर से जीते। और वोटर को ऑर्गेनाइज करने में पिछले 4 महीने, 3.5 महीने से बंगाल के बाद बीजेपी ऑलरेडी जुट गई है। अब सामने वाली पार्टी भी उसी काम में ना जुटे, इसके लिए तो जंतर मंतर जरूरी होता है। जैसे उदय एसआईआर जरूरी था। ममता दीदी उलझी रही एसआईआर में, कोर्ट कचहरी में, आज ये जंतर मंतर पर उलझे रहे। ये सब तमाशा 15 अगस्त तक चलेगा। हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़ा होता है, 7 दिन का, 11 दिन का वगैरह होता है। ये नाचते गाते गणेश की मूर्ति लाते हैं, प्रतिष्ठापना करते, 10वें 11वें दिन उसकी उत्तर पूजा हो जाती है, नाचते गाते विसर्जन करते। तो 15 अगस्त को लाल किले पर ये जो गणपति है कॉकरोच नाम का, उसका विसर्जन हो जाएगा, क्योंकि 13 अगस्त तक पार्लियामेंट चलने वाला है और उसने इंपॉर्टेंट बिल लाकर पास करने हैं। तो तब तक घर के बाहर नहीं निकलते हमारे यहाँ, कहीं दूर नहीं, कोई दूर जाएगा नहीं, घर में रहेंगे। यानी काम वगैरह ठीक है, लेकिन तो बीजेपी वाले, बीजेपी की लीडरशिप 15 अगस्त तक घर से बाहर नहीं निकली। 15 अगस्त को, यानी 13 अगस्त को उत्तर पूजा हो जाएगी, पार्लियामेंट का आखिरी दिन होगा, और 15 अगस्त को जो लाल किले पर प्रोग्राम होगा उससे गणेश विसर्जन हो जाएगा, और बाद में बीजेपी का राजनीति शुरू होगा। और उससे क्या निकलेगा ये सोचते सोचते अगला जनवरी फरवरी आ जाएगा। स्टालिन का, जोसेफ स्टालिन का एक बड़ा कोट मुझे याद आता है। जब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था और स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड घुसते गई जर्मन फौज, तब उनको पूरी सिटीज खाली करके दी गई, जाओ घुसो, जितना घुसना है घुसो। तो वो नॉर्थ की तरफ था और सर्दी का मौसम आने वाला था। तो स्टालिन बोला था, आई हैव 2 more जनरल्स, जनरल जनवरी, जनरल फरवरी। तो जिसको जाना है जितना जाओ, बाद में जो सप्लाई चेन थी वो तोड़ दी, सर्दी से और बर्फ से ही मर गए, गोली नहीं चलानी पड़ी। तो जंतर मंतर पर पैलेट गन चली तो इतना चल रहा रहे, अरे बिना गोली के मार दिए रहोगे, अपोजिशन बिना गोली के मारे जाएंगे। अब अच्छा, और एक बात है, ये नीट चलाए या दान चोरी का, चढ़ावा चोरी का मामला ले आए, ये कंफ्यूज हो गए। और एक बात है, नेपोलियन कहता है कि ही इज विनर हु कंट्रोल्स बैटल ग्राउंड केओस ऑफ हिज ओन एंड ऑन द अदर साइड। मोदी जी दोनों तरफ का केओस कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों को, हिंदुत्ववादियों को रास्ते पर उतरने नहीं दिया और सामने वाले को केओस करने दिया। वह हैंडल करने के लिए प्रशासन था। तो मोदी नेपोलियन भी है। Exactly. जो लड़ाई जीतना जानता है। बिल्कुल बाबू।
अच्छा भाऊ, मोदी जी के बारे में एक चीज समझ में आती है, शायद ये ऐसे लोकप्रिय नेता होंगे बिरले जिनको उनका जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भला बुरा कहता ही है, लेकिन सबसे फर्स्ट आता है जो उनका हार्डकोर समर्थक है। इस केस में भी आप देखिए, मोदी जी झुक गए, मोदी जी झुक गए, मोदी जी इनके सामने हार मान लिए। ये विपक्ष ने तो नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं मोदी जी मतलब नाकामयाब हैं, लेकिन समर्थक वर्ग से इतनी जल्दी इतना ज्यादा उम्मीदें क्यों हो जाती हैं, निराशा क्यों आ जाती है? जी। नहीं, उतावले लोग होते हैं ना। मैंने तो ये बात मैंने 2014 में मेरे ब्लॉग में लिखी थी। मोदी जी को अपोजिशन से डर नहीं है, उनके ही उतावले समर्थकों से है। और ये नई बात नहीं है। जब हम कॉलेज में थे, नए नए थे, क्रिकेट वगैरह समझने लगा था, तो उस वक्त हमारे पास बड़ी टीम नहीं थी। हारते थे, बार बार हारते थे, लगातार हारते थे। और एक बात होती है, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जो ताकतवर टीमें होती थी, समझो पहले खेलते हुए वेस्ट इंडीज ने 400 रन कर लिए, तो दूसरे दिन सुबह पे पेपर में खबर भी आती थी, अरे यार अभी कम से कम 250 रन करो वरना फॉलो ऑन आ जाएगा। अभी पहली गेंद डाली गई नहीं, उसके पहले हम हारने की तैयारी में रहते। ये जो मेंटेलिटी है, तो गावस्कर मैंने गावस्कर टीम में आने के बाद ऐसा ऐसा जीतना शुरू हो गया। तो उसके बारे में हमारे द्वारकानाथ संजगिरी नाम के कलीग थे, उन्होंने बढ़िया लिखा था कि जब हार जाते हैं, गाली पड़ती है ना, तो बोला गावस्कर तू गुनहगार है, क्योंकि तूने जीतने की आदत डाली है, वरना हारते थे किसी को दुख नहीं होता था। क्या बात। ये जो मोदी समर्थक है, वो जल्दी उतावले होकर निराश हो जाते। इसका कारण इनको हारने की इतनी आदत हो गई थी कि एक बार जीत गए ना, तो अब ये हार उनको मंजूर नहीं होती। तो ऐसा नहीं, खेल होता है, उसमें हार जीत होती रहती है। आखिर जीत किसकी होती है, फाइनल कौन मारता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए जो बोलते बोलने तो उसमें मोदी उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। मोदी को बिल्कुल मालूम है वो क्या कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी एक बात समझ लो कि अभी जो कोई चंद्रयान छोड़ने वाला होगा या और कुछ करने वाला, उसको मालूम है ना वो क्या कर रहा है। आपको मालूम होने की जरूरत नहीं। इनको लगता है उसको मालूम ना हो तो चले, कि मुझे तो मालूम। देखो, जो डायरेक्टर होता है ना फिल्म का, वो अपनी जगह बैठकर उसको, कैमरामैन को, लाइट मैन को, हर एक को इंस्ट्रक्ट करता रहता है। तो खुद एक्टर हो, अमिताभ हो, शाहरुख हो या और कोई हो, उसको भी पता नहीं होता कि पर्दे पर मैं क्या देखने वाला हूं। क्या देख। लेकिन डायरेक्टर वो देखता रहता है और उसी ढंग से उससे काम करवा लेता है। बिल्कुल। काम करने वाले एक्टर को लगता है मैं काम कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्टर करवा लेता है, क्योंकि जो इमेजिनरी फिल्म है वो डायरेक्टर खुद देखता रहता है, तब जाके वो डायरेक्ट करता है। तो जी बात बिल्कुल। अमिताभ कर रहा है, लेकिन कैमरा का फोकस धर्मेंद्र पर है जो चुप रहा है। तो अमिताभ के बोलने का असर क्या हो रहा है, जो देखने वाले पर होना चाहिए, वो असर धर्मेंद्र के चेहरे पर दिखाने की कोशिश कैमरा करता है। ये डायरेक्शन की आइडिया होती है। तो इसलिए ये अगर सब आपको ही पता चले तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते ना, और मोदी यूट्यूबर बन जाते। ये मत भूलो कि आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर रहो, मोदी यूट्यूबर नहीं है। मोदी अपने जगह काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह काम करो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार भूल जाते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अबे तू प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना? बीवी बोलते जा भाई जरा आज जाके सब्जी लेके आ, तो ये सब्जी तय नहीं कर पाता कि गोभी लाऊं या ये लाऊं या आलू लाऊं, इतना तय नहीं कर पाता। बस अच्छा, चाय की पत्ती लाने कौन सी लाऊं, लिप्टन लाऊं या और कोई गोवर्धन लाऊं, वगैरह वगैरह पूछता है। और मोदी कहाँ गलती इसको पता होती है। तो ज्ञानी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनको, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, कॉमन सेंस नहीं होता है उनको। उनका सेंस इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है
कि जमीन पर उतारने के लिए भी एटीसी से सिग्नल आना पड़ता है। बिल्कुल। दर्शकों, बेहद गंभीर अंदाज से लेकर बेहद सहज अंदाज तक भाव ने ये जो पूरा चरित्र चित्रण किया है, अब इसके बाद मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, सिवाय इसके कि आपसे ये अनुरोध करूं कि अगली बार भाऊ चैनल पे आए, इसलिए बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको सीधे सूचना मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही स्नेह देते रहिए। भाऊ, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कब बंद की जाए, मेरे सामने सबसे बड़ा धर्म संकट ये रहता है। एक बार फिर आपको नमन, चरण स्पर्श करते हुए दर्शकों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और भाऊ तोरसेकर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम।